आज आपके लिए है क्लास 10th का, ठीक है, बोर्ड से रिलेटेड है, बोर्ड से रिलेटेड है, ठीक है, क्लास 10th का, ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं आपके लिए, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बार रिपीट होते हैं, ठीक है, पर क्या है आप लोग उसे मतलब सोचते हैं कि बहुत छोटा आंसर है ना भाई, ये क्यों ही आएगा, है ना, यही क्वेश्चन तुम्हारे 2-2 नंबर में फंसेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हें भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम सोच भी नहीं सकते कि एग्जाम में आने वाला है कल, ठीक है, एग्जाम में आने वाला है। टॉप 20 क्वेश्चंस ऐसे बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद ये क्वेश्चंस लाया हूं, ठीक है, बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, बस इतने कर लो, तुम्हारे भाई मैं पक्का बता रहा हूं यहीं से तुम्हारे कम से कम 25 से 30 नंबर यहीं से क्लियर हो जाएंगे, 25 से 30 नंबर 20 क्वेश्चन में केवल, बस इनको, और ऐसे क्वेश्चन जो तुम्हें आएंगे भी, बस तुम्हें एक बार और रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, और जिसने चैनल पे नया है भाई, चैनल पे सभी नए हैं भाई, क्योंकि भाई सब्सक्राइबर देख लो आप खुद ही, एक भी सब्सक्राइबर नहीं है भाई, भाई हम नए समझ के मत करो भाई, हमारा बहुत एक्सपीरियंस है भाई, पर हमने क्या पढ़ा है, अभी ऑनलाइन पे नए हैं, पर हमने बच्चों को वैसे पढ़ाया है, ठीक है, पर हम आपके लिए नए हैं, क्योंकि आप तो भाई अभी मीटअप नहीं हुआ तुमसे, है ना, पर बच्चे के लिए हम बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ, बहुत तगड़ी वीडियो है, पूरा देखना, और कल सुबह, ठीक है, कल सुबह 4 बजे उठ के मैं तुम्हारे लिए फिर से न्यूमेरिकल्स और इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लाने वाला हूँ ना, तुम भी कहोगे भाई मजा आ गया, इसलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को मतलब लाइक कर दो, शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के पास, जिससे आप उनको भी थोड़ा मतलब अपना ही तो भाई कर ही रहे हो, उनको भी थोड़ा सपोर्ट करिए आप, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, राइट इट्स फॉर्मूला, ठीक है, डिफाइन करना पहले इलेक्ट्रिक करंट। अब तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक करंट पता ही नहीं है ना, इलेक्ट्रिक करंट है क्या, तो उसका फॉर्मूला कैसे पता रहेगा, उसका फॉर्मूला कैसे पता रहेगा, ठीक है, उसका फॉर्मूला कैसे पता रहेगा, ठीक है भाई। एक वीडियो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाई है, इतनी ज्यादा वीडियो नहीं है मेरे पास, तो मैंने उसमें क्या नाम है इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया पूरा चैप्टर, उसमें से आप इसका पूरा कवर हो सकता है, पर मैं तुम्हें अभी भी बताऊंगा क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट इज ए रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, किस रेट से क्या कर रहा है, किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है, किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है। अब तुम्हें ये फॉर्मूला बनाना मैं सिखा देता हूं, किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है। अब मान लो करंट है, करंट का फॉर्मूला पूछा, व्हाट इज द फॉर्मूला, राइट इज फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला किसका पूछा, करंट का पूछा, आई, तो चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करें, क्यू से, क्यू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब क्यू फ्लो कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट का मतलब तो बाय, बाय मतलब ये ऐसे करके डिवाइड का साइन है, बाय, रिस्पेक्ट बाय, किसके रिस्पेक्ट में फ्लो कर रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो कर रहा है करंट, ठीक है, करंट का फॉर्मूला क्या है, चार्ज बाय टाइम, चार्ज जो है टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो कर रहा है भाई, यही से ट्रिक जान लो, आई करंट, ठीक है, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, ठीक है, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, चार्ज रिस्पेक्ट किसके कर रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो कर रहा है भाई, यहीं से ट्रिक याद कर लो भाई, आई क्या है, करंट है ना, चार्ज क्या है, क्यू है, और टाइम के रिस्पेक्ट में ये फ्लो कर रहा है, ठीक है। तुम यहां पे एक चीज और कर सकते हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी लिख सकते हो, इसके आगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी लिख सकते हो, जिससे आपको याद रहे, ठीक है, चार्ज क्या है, क्यू है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में वो फ्लो कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे समझा दूंगा भाई आपको कि मजा आ गया भाई, पर आपको भाई एक चीज करनी पड़ेगा, सब्सक्राइब कर लो भाई, कल ऐसे न्यूमेरिकल लाने वाला हूं भाई, जो भाई देख लेगा भाई कल मजा आ जाएगा उसके, ठीक है। अब सुन लो, अब क्या है, ओम्स लॉ, स्टेट ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ है क्या, ओम्स लॉ है क्या, ओम्स लॉ स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। अब सुन लो, ओम्स लॉ कुछ नहीं कहता, ओम्स लॉ क्या कहता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर में, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर करंट होगा, करंट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वोल्टेज के, करंट ये आई, यहां पे देखो आई क्या था, करंट, करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वोल्टेज के, वोल्टेज के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और आई
से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले वाला देख लो। ओम्स लॉ स्टेट दैट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर में करंट जो होगा वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। V यहाँ पे वोल्टेज है, I करंट है, R क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, समझ में आया। अब सुनो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, राइट फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी बताओ और उसका फॉर्मूला बताओ, ठीक है, रेजिस्टिविटी और उसका फॉर्मूला। रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टिविटी कुछ नहीं है, रेजिस्टिविटी क्या है, किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस है ना। आयरन का रेजिस्टेंस अलग होगा, कॉपर का रेजिस्टेंस अलग होगा, आयरन का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, गोल्ड का अलग होगा, सबका रेजिस्टेंस अलग होगा। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, मान लो ये आयरन है, ठीक है, आयरन का तार है, तार तो समझते हो घर में जो बिजली आती है जिसमें बिजली सप्लाई होती है, चार्जर है, चार्जर में तार लगा रहता है, मान लो, ठीक है, ये आयरन का तार है। अब ये क्या है, सिल्वर, सिल्वर, अब ये किसका है, गोल्ड का है, ये मान लो कॉपर का है, ठीक है, कॉपर का है, तार है। अब क्या है, इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी इन सबसे, इनसे सबसे ज्यादा होगी। तो मतलब क्या है, इसमें से मान लो ये बल्ब है, ठीक है, बल्ब है, ये भी बल्ब है, ठीक है, ये भी बल्ब है, ये भी बल्ब है। पहले सुन लो, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, अब क्या है, कॉपर हो गया, ठीक है। अब सुनो, अब आयरन में क्या होगा, करंट कम फ्लो होगा, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होगा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस की वजह से, है ना, इसकी प्रॉपर्टी है कि मतलब इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि इसके रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसकी वजह से कम फ्लो होगा, तो कम जलना, कम जलेगी, ज्यादा नहीं जलेगी। अब क्या है, दूसरा क्या है, मान लो कॉपर है, सॉरी सिल्वर है, सिल्वर क्या करेगा भाई, इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होता है, इसकी रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा कम होती है, इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होता है, रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, इसमें क्या था, रेजिस्टेंस ज्यादा था तो करंट कम फ्लो कर रहा था, करंट कम फ्लो कर रहा था, है ना, पर इसमें क्या है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब रेजिस्टेंस कम है तो करंट क्या होगा, ज्यादा फ्लो करेगा, तो फ्लो भी ज्यादा करेगा, है ना। अब क्या है, यहां पे क्या होगा, गोल्ड में भाई रेजिस्टेंस मालूम ना के बराबर होता है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें रेजिस्टेंस ना हो, होता है रेजिस्टेंस पर बहुत ना के बराबर, समझ लो एक तरीके से। तो भाई करंट बहुत अच्छी तरीके से इसमें फ्लो करेगा, बहुत ज्यादा, तो भाई सबसे ज्यादा चमकेगा, इतना ज्यादा चमकेगा कि भाई बहुत ज्यादा बढ़िया चमकेगा, मान लो, ठीक है। अब क्या है, कॉपर, कॉपर भी है, कॉपर भी अच्छा है, मतलब इसमें भी ग्लो करता है, इसमें भी अच्छे से करंट फ्लो करता है, इसमें इसका भी रेजिस्टेंस कम होता है। पर हम क्या करते हैं, गोल्ड और सिल्वर को यूज नहीं करते। अब घर में यूज क्यों नहीं करते, एक क्वेश्चन बन गया, व्हाई वी यू नॉट यूज सिल्वर एंड गोल्ड एट होम, क्यों नहीं यूज करते सिल्वर और गोल्ड को घरों में, क्यों नहीं करते, तुम बताओ, चलो कमेंट में बताओ क्यों नहीं करते। भाई ये इतने ज्यादा कॉस्ट होती है इनकी, इनकी कॉस्ट भी तो मायने रखती है भाई, इनकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है भाई। गोल्ड सिल्वर कौन लगाएगा घर के तारों में, तुम बताओ भाई, कौन लगाएगा, कोई लगाएगा, नहीं लगाएगा। कौन यूज, क्या यूज करते हैं, कॉपर यूज करते हैं, एल्यूमिनियम यूज करते हैं, समझ में आया, क्या यूज करते हैं, है ना, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब यूज करते हैं, है ना, क्योंकि ये ज्यादा बहुत ज्यादा क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं, इस वजह से हम यूज नहीं करते। बैक टू द क्वेश्चन, रेजिस्टिविटी क्या है, कुछ नहीं है, इन क्या है, कंडक्टर की बस रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, ठीक है, कंडक्टर की क्या है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, और किस पर डिपेंड करता है, यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है। अब देखो आई द रेजिस्टेंस, ये क्या है, रो, इसे क्या बोलते हैं, रो क्या है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, क्या है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, और एल क्या है, लेंथ है, कंडक्टर की लेंथ है, और ए क्या है, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब लेंथ क्या मतलब है, इसकी लंबाई, लंबाई किसी वायर होगा लंबा, भाई वो लंबा होगा, और उसमें देखो कि वो कितना चौड़ा है, कितना चौड़ा है। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, लेंथ बाय एरिया पे, ठीक है। अगर एरिया ज्यादा है, मान लो एरिया ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, उल्टे में अपॉन में लिखा है, तो मतलब एरिया अगर ज्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब उसकी मोटाई, किसी वायर की मोटाई अगर ज्यादा हुई तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, क्यों। अब मान लो ये वायर है ना, एक ये वायर है और एक वायर मान लो ये है, ठीक है, ये क्वेश्चन को थोड़ी देर देख लेते हैं, है ना।
अब मान लो इसमें चार्ज फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, मान लो चार्ज फ्लो कर रहे हैं, है ना, चार्ज लो क्यू लो, इलेक्ट्रॉन में फ्लो करते हैं पर क्यू मान लो क्यू है, ठीक है, क्यू क्या है, चार्ज है, कैपिटल ले लो, कैपिटल ले लो, स्मॉल लेना है स्मॉल ले लो, क्यू लो, और इसमें भी क्यू ले लो, ठीक है, इतने इतने लेना, ठीक है। अब क्या है, इसमें पास होने में क्या है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा वो होगा, मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस लगेगा, क्यों, क्योंकि इसके यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज्यादा कम है, पर इसमें क्या बहुत आराम से निकलेगा, इसमें क्या एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसमें आराम से निकलेगा, आराम से चार्ज निकलेगा, है ना, आराम से निकलेगा, तो करंट भी ज्यादा फ्लो करेगा, करंट भी ज्यादा फ्लो करेगा, चार्ज भी ज्यादा फ्लो होगा, तो मतलब करंट भी ज्यादा फ्लो होगा, तो फिर उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जब ज्यादा फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस की बात हो रही है ना, ज्यादा फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस अपने आप कम हो जाएगा, इसमें क्या है भाई, कम फ्लो हो रहे हैं चार्ज, कम फ्लो हो रहे हैं मतलब रेजिस्टेंस किसका बढ़ रहा है, क्यों, क्रॉस सेक्शनल एरिया की वजह से। समझ में आ रहा है कि नहीं, बता देना एक बार, तो 3 क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, अगले पे स्टार्ट करते हैं, आओ। डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करना है, ठीक है। इट इज द पॉइंट वेयर पैरेलल रे मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब क्या है, ये क्या है, रफली बना रहे हैं, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, अंदर की तरफ केव मतलब गुफा सी बनाती है, गुफा सी बनाती है, भाई लाइट चैप्टर में पढ़ा रखा है, एक बार जाके देख लेना भाई प्लीज, है ना। मैं केमिस्ट्री और उसके भी क्वेश्चन करवाऊंगा, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी क्वेश्चन करवाऊंगा, पर मैंने लाइट चैप्टर पढ़ा रखा है, एक बार देख लेना, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। ये क्या है आपका, ये बॉल है ना, ये फोकस है, ठीक है। फोकस क्या है, जब पैरेलल लाइन रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करके फोकस से निकलती है, ठीक है, ये वही पॉइंट है, ठीक है। इट इज द पॉइंट वेयर पैरेलल रे मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये वो पॉइंट है जहां से पैरेलल रे निकलती है और फोकस पे से निकलती है, ठीक है, इसी को ही बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पावर क्या है। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इसमें अगर V इजिकल्स टू 220 वोल्ट दे रखा है एंड I इजिकल्स टू 2 एम्पियर दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा, ये फॉर्मूला लगाना, अगर याद होगा भाई तभी तो लगा पाओगे, अगर याद ही नहीं होगा पावर का फॉर्मूला तो क्या लगाओगे भाई, कुछ नहीं लगाओगे। पावर क्या होता है, V P इजिकल्स टू V I होता है ना, V कितना है 220 और I कितना है 2, 440 वोल्ट, ठीक है, लगे 440 वोल्ट, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब सुन लो, डिफाइन 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर क्या है, 1 किलोवाट आवर वो एनर्जी है, वो एनर्जी है, ठीक है, 1 किलोवाट वो एनर्जी है जो कंज्यूम करता है 1000 वॉट का डिवाइस, 1000 वॉट का डिवाइस, वो एनर्जी है 1 किलोवाट आवर, वो एनर्जी जब 1000 वॉट, 1000 वॉट का डिवाइस यूज करता है इन 1 आवर, इन 1 आवर, इन 1 आवर। मान लो 1000 किलोवाट आवर का मतलब क्या है, 1000 वॉट का मतलब क्या है। अब मान लो बल्ब है ना, अब बल्ब है 1 घंटे जला दिए तो क्या 1 किलोवाट आवर यूज कर लिया, अरे नहीं, ये नहीं है। मान लो बल्ब है ना, फ्रीज है, फ्रीज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, वॉशिंग मशीन, कूलर हो गया, एसी हो गया, सारा मिला के 1000 वॉट का हो गया, है ना, 1000 वॉट का हो गया। अब ये कब तक चलना चाहिए, 1 घंटे तक चलना चाहिए, 1 घंटे तक चला तब बोलेंगे 1 किलोवाट आवर की एनर्जी इसने यूज करी, और 1 किलोवाट आवर क्या है, 3.6 इंटू 10 के बाद 6 जूल है। जो चीज समझ में नहीं आ रही भाई कमेंट में लिख देना भाई, 1 नंबर समझा दूंगा फिर से, ठीक है, बस कमेंट में कर देगा, दोबारा कर दूंगा। और कल सुबह फिर से वीडियो आने वाली है, बहुत तगड़ी वीडियो आएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, छोटे क्रिएटर है भाई, समझ सकते हो आप लोग, है ना, सब्सक्राइब कर लो भाई, कर लो यार थोड़ा सा, है ना, सब्सक्राइबर देख लो, एक ही याद है, ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ भाई, बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियो लाने वाला हूँ, ना समझ में आए दोबारा मैसेज करो, कुछ भी करो, पर मैं आपको समझाऊंगा, बस मेरा काम है समझाना, ठीक है। आप नोट करो अगला क्वेश्चन नंबर 7, इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। अब मान लो क्या है, एक मिरर है, ये कौन सा, कॉनकेव, कॉनकेव मतलब इसका मुंह खुला हुआ है, अच्छा तो मार्कर ले लें, इसका मुंह खुला हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है, पोल है, ये क्या है, फोकस है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब तो तुम्हें तो पता नहीं भाई इमेज कहां बनेगी, क्या कहां बनेगा, तो इसे हटा दो, तो मान लो ये नहीं पता, ठीक है,
एक काम करो, नंबरिंग कर लो, 1 2 3, बीच में 4, यहाँ पे 5, और यहाँ पे उल्टी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5। भाई ये चीजें, ये मतलब बहुत टीचर बताते हैं ट्रिक, तो ऐसी तुम भी कर लो। और 6 का वर्चुअल और इरेक्ट वाला केस होता है, वो अलग केस होता है, इसमें देख लो, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, नंबरिंग कर ली। उसके बाद देखना है क्या करी, अगर ये वो केस है इंफिनिटी वाला, इंफिनिटी वाला, ये कौन सा केस है, बियॉन्ड सी वाला, बियॉन्ड सी वाला, ये कौन सा है, एट सी, ये क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, और ये कौन सा केस है, एट एफ। समझ में आ रहा है? अगर हमारा क्या है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी वाला केस है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, बियॉन्ड सी रखा है, बियॉन्ड सी रखा है, तो हमारी इमेज कहां बनेगी, इमेज कहां बनेगी, अगर इंफिनिटी पे तो इमेज बनेगी फोकस पे, अगर बियॉन्ड सी है तो किस में बनेगी, एफ और सी के बीच में, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2। अगर किस पे है, सी पे है तो सी पे बनेगी, क्योंकि 3 भी यहां पे लिखा है, 3 भी यहां पे लिखा है। अगर सी और एफ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो कहां बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी इमेज। अगर एफ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो कहां बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी। तो हमारा कहां पे रखा है, 2 पे मतलब बियॉन्ड सी रखा है, तो सी और एफ के बीच में 2 आ रहा है, तो हमारा इमेज कहां बनेगी, सी और एफ की, है ना। और कैसी बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। रियल का मतलब मैंने बता रखा था उसमें, ठीक है, एक बार जाके देखना अच्छे से। रियल का मतलब है एक्चुअल पे स्क्रीन के ऊपर बनती है, एक्चुअल पे स्क्रीन में कोई इमेज बन रही है, हमें दिख रही है एक्चुअल में, ऐसा नहीं है। हमारा मिरर है, प्लेन मिरर होता है, उसमें क्या होती है, बिल्कुल स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, जितने दूर हम खड़े उसके पीछे उतना दूर जाके दिखेगा, इमेज उतने दूर जाके दिखती है। ये नहीं कि हम जैसे बिल्कुल खड़े तो स्क्रीन पे दिखेगा, नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा, बिल्कुल पीछे जाके दिखेगा। समझ रहे हो कि नहीं बात को, पीछे दिखेगा, ठीक है। वो किसमें होता है, प्लेन मिरर में। ये क्या है, रियल आएगी, फिर उसमें क्या आएगी, रियल इमेज आएगी, किसमें, कॉनकेव मिरर में, ठीक है। और क्या होगा, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ऑब्जेक्ट सीधा रखा पर इमेज कैसी बनेगी, यहाँ पे उल्टी बनेगी, ठीक है। और डिमिनिश, डिमिनिश मतलब छोटी बनेगी। ये क्या है, ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को डिफाइन करना है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। ये वो डिस्टेंस है जो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होती है। इसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। भाई जो चीज समझ में आए मुझे कमेंट कर देना, मैं तुम्हारे लिए अलग से वीडियो बना दूंगा भाई, हर किसी के लिए पर्सनल वीडियो बनाऊंगा भाई, ठीक है। पर भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, तुम चैनल को देख सकते हो हाल ही क्या चल रहा है, ठीक है। आगे चल, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सॉरी व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। बहुत इजी सा है, पर भाई बच्चों को ये भी समझ में नहीं आता, एग्जाम के टाइम पे एक दो नंबर पूछ लिया जाता है। ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ऐड करना और रिएक्शन में से हाइड्रोजन को हटाना। ऑक्सीडेशन केवल वो चीज है, अगर हम ऐड करते हैं ऑक्सीजन को, ठीक, किसी रिएक्शन में, और हटा दें किसी हाइड्रोजन को, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। अब रिडक्शन में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब ऑक्सीजन को हटा दिया और इसकी जगह हाइड्रोजन को लिया है, ठीक है, वही होता है रिडक्शन। एग्जांपल जैसे देखो, CO प्लस H2। अब इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, या ऑक्सीडेशन हो रहा है, CO के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। सॉरी CO के साथ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। CO के साथ क्या हो रहा है, रिडक्शन। कैसे, यहाँ पे CuO आना चाहिए था, पर इसमें से क्या करें, O हटा दिया, क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, O हटा दिया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हटा दिया, रिडक्शन हुआ। H2, यहाँ पे क्या हुआ, H2O आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। कैसे, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। व्हाट इज कोरोजन, कोरोजन क्या है, हिंदी में बोले तो जंग बोलते हैं, है ना। कोरोजन इज स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल। मेटल को खत्म करने वाला, क्या करता है, मेटल को खत्म। अगर कोई लोहा पड़ा है, लोहे को अगर ऐसे छोड़ दो तो देखना धीरे धीरे गलने लगेगा। गलने मतलब ब्राउन ब्राउन से होगा, ब्राउन मतलब वो रिएक्ट करने लग जाएगा, ठीक है, रिएक्ट करने लग जाएगा, किससे, मॉइस्चर से और एयर से रिएक्ट करने लग जाएगा, ठीक है। क्या लिखा है, मेटल ड्यू टू रिएक्शन विद एयर एंड मॉइस्चर। क्या होगा, मेटल है कोई, एयर और मॉइस्चर से क्या होगा, रिएक्ट करके वो खराब होने लग जाएगा और वो धीरे धीरे गलने लग जाएगा। गिरने के बाद क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा बिल्कुल। समझ रहे हो,
कुछ दिन तक छोड़ दो, कुछ साल तक छोड़ दो, खत्म ही हो जाएगा बिल्कुल, वो बिल्कुल राख सा बन जाएगा, ब्राउन ब्राउन पाउडर जैसा। ठीक है, समझ में आया? अब क्या व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज क्या है? सॉरी, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड विद सेम फंक्शनल ग्रुप, वो सीरीज कंपाउंड की जिसका फंक्शन ग्रुप क्या हो, सेम हो, जिसमें क्या हो, फंक्शन ग्रुप सेम हो और उसका जनरल फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? अब बढ़ते हैं आगे। वैसे सारा याद करने का ही होता है केमिस्ट्री का, पर थोड़ा समझाना भी जरूरी है। ठीक है, अब करें क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की 3 प्रॉपर्टी बताओ, मैलिएबल, डक्टाइल और गुड कंडक्टर। ठीक है, मैलिएबल होता है, मैलिएबल मतलब होता है बीटेड इनटू थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग, मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसे ब्रेक बिना करें इसे हम एक शीट में, पतली सी शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई ये बोर्ड है, बोर्ड के पीछे भी एक मेटल का पीस लगा है, बहुत बड़ा सा शीट में लगा है, जिससे इसे सपोर्ट मिल सके। वो भी क्या है, बिना टूटे बनाया गया है, वो भी किसका है, मेटल का। उस प्रॉपर्टी का बोलते हैं मैलिएबल होते हैं। डक्टिलिटी, अब तुम्हारे घर में तार वार लगे है ना, अब मेटल को खींच के या कोई और प्रॉपर्टी से, मतलब कोई और फिजिकल तरीके से, किसी भी तरीके से उसे क्या करा है, वायर में कन्वर्ट करा गया है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल की, डक्टाइल होती है। और तीसरी क्या होती है, गुड कंडक्टर, मतलब क्या होती है, ये गुड कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, मतलब इसमें इजीली मतलब हीट ट्रांसफर हो सकती है और क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी भी। ठीक है, अब क्या है, डिफाइन केमिकल रिएक्शन। अब क्या केमिकल रिएक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करें, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करें और नया चीज बना दें। ठीक है, नया चीज बना दे, नया सब्सटेंस फॉर्म कर दें, तब हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुई है। ठीक है, जैसे मान लो Mg प्लस O2, MgO2 दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, MgC बना रहे हैं, MgC बना रहे हैं। ठीक है, डिफाइन पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल कुछ भी नहीं है, बस पीएच स्केल एक तरीके का स्केल है। ठीक है, मान लो स्केल है 1 से लेकर 14 तक गिनती है और साथ बीच का न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब बीच का, है ना, 1 और 14। अब मान लो एक तरीके का स्केल है, अगर 7 से नीचे है, पीएच 7 से नीचे है, तो मतलब क्या बताएगा, इसमें एसिड की मात्रा ज्यादा है। अगर 7 से ऊपर है तो बताएगा इसमें बेसिक की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, अगर 7 आ रहा है, बोलोगे 7, इसे न्यूट्रल भी बोलेंगे और क्या बोलेंगे, बेसिक भी बोलेंगे। 7 किस में आता है, बेसिक में भी आता है और न्यूट्रल में भी आता है ना। और एक चीज और है, 7 किसका होता है, पीएच वैल्यू, हम वाटर का मान के चलते हैं, ये बिल्कुल न्यूट्रल होता है। ठीक है, वाटर क्या मान के चलते हैं, बिल्कुल न्यूट्रल होता है। HCl क्या है, हमारा एसिड है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो अपने आप पता है। बेस क्या है, सोप, हमारा साबुन वगैरह क्या होती है, बेस होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। मतलब क्या है, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिससे हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन की वजह से जो फूड होता है ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होने की वजह से क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है। ब्रेकडाउन होने की वजह से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी को यूज करके हम चल सकते हैं, लिख सकते हैं, काम कर सकते हैं, कुछ जो एक्टिविटी वो कर सकते हैं। तो क्या है, बस रेस्पिरेशन वो प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन की मदद से फूड क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी से हम कोई भी काम कर सकते हैं। अगर देखो व्हाट इज फूड चेन, अब फूड चेन क्या है, अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर ईच इज ईटन बाय द नेक्स्ट। मतलब मान लो कीड़ा है ना, कीड़ा खाया, मान लो कीड़ा खाया छिपकली ने। ठीक है, अब छिपकली को कोई और जानवर खा रहा है, और जानवर को मतलब कोई और जानवर खा रहा है, उसको ये क्या है, एक तरीके से एक फूड चेन बनती हुई आ रही है। ठीक है, क्या बनती हुई आ रही है, एक फूड चेन बनती हुई आ रही है। मतलब पहला खाएगा, फिर उसको कोई और खा जाएगा, उसको कोई और खा जाएगा, उसको और कोई खा जाएगा, ये क्या पूरी फूड चेन बनती आएगी। डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, आराम से थोड़ा, ठीक है। इन दिस रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, मतलब केवल इसमें एक ही पेरेंट्स की जरूरत होगी, मतलब दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती, इसमें केवल एक ही पेरेंट्स की जरूरत होती है। ठीक है, इसमें दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं होगी, एक ही पेरेंट्स की जरूरत होगी। इसे क्या करेंगे, उसी टाइप की रिप्रोडक्शन क्या कहेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ के बीच में डिफरेंस बताना है। ये क्या करता है, ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉफ मतलब, ऑटो मतलब होता है खुद बनाना, ठीक है, ऑटो मतलब खुद से, ये क्या करता है, खुद से खाना बनाता है। हेटेरो मतलब किसी और पे डिपेंड होता है खाने के लिए, जैसे हम लोग क्या है, किसी और पे डिपेंड है खाने के लिए। ये नहीं कि मतलब मम्मी अपना खाना खुद बना रही तो मतलब ऑटोट्रॉफ हो गए, नहीं, हम भी क्या कर रहे हैं, प्लांट से फूड ले रहे हैं। क्योंकि ग्रीन प्लांट क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट ही अपना खाना खुद बनाते हैं। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ह्यूमन या एनिमल, ये क्या करते हैं, अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं। और ये कैसे बनाते हैं, यूज
सनलाइट, CO2 और वाटर की हेल्प से ऑटोट्रॉफ अपना खाना बनाते हैं और ये क्या करते हैं, रेडी टू मेड खाना लेते हैं हेटरोट्रॉफ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या है, डबल सर्कुलेशन मींस वो है जब ब्लड पास हो, ठीक है, हार्ट से 2 बार, जब ब्लड पास हो हार्ट से 2 बार, एक साइकिल में 2 बार पास होना चाहिए। ठीक है, ब्लड पास 2 बार होना चाहिए एक साइकिल में हार्ट से। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या बोलेंगे, जब हार्ट पहले हार्ट से सर्कुलेट होकर लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर हार्ट में जाएगा। ठीक है, अब क्या है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होगा, हार्ट से बॉडी में जाएगा, बॉडी से फिर हार्ट में जाएगा। ठीक है, ये दोनों याद कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डबल सर्कुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये 20 क्वेश्चन, ये भी बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट, ये आता है पर बहुत कम बार देखा है। व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमेटा, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसका काम क्या है, केवल ये क्या करता है, एक्सचेंज करता है गैसेस को। ठीक है, और क्या करता है, लॉस ऑफ वाटर, और इससे पानी निकलने में भी हेल्प होता है। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन जाता है, CO2 आ गया, तो CO2 चला गया, ऑक्सीजन आ गया, समझ लो कि नहीं। अब सुन लो, यही होती है हमारी वीडियो खत्म, कल सुबह बहुत तगड़ी वीडियो आने वाली है, तब तक ये बच्चों देखो, उसके बाद तुम्हारे लिए न्यूमेरिकल्स की 1 नंबर वाली वीडियो लाएंगे, जिससे भाई आपके बोर्ड में 65+ नंबर गारंटी है। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई।